हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए नवोदय सिस्टम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज धौलागढ़ माता सीरीज हम कर रहे हैं। और धौलागढ़ माता सीरीज में कंडमनेशन और डिस्पोजल पर आधारित क्वेश्चंस है वो किए जा रहे हैं। धौलागढ़ माता सीरीज आपके नवोदय सिस्टम पर आने वाले सारे टॉपिक को कवर कर रही है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं लाइब्रेरी बुक्स के रीडिंग आउट पर आधारित क्वेश्चंस। इसके साथ में ही बुक्स को राइट ऑफ कैसे किया जाता है, रीडिंग आउट कमेटी कैसे होती है, जीएफआर के रूल क्या होते हैं, उन पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसको नाम दिया गया है धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 39। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं कंडमनेशन और डिस्पोजल पर आधारित क्वेश्चन सीरीज धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 39 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 741 which rule discusses the powers to write off losses due to depreciation or other causes। कौन सा नियम मूल्य ह्रास या अन्य कारणों से होने वाले नुकसान को बट्टे खाते में डालने की शक्तियों पर चर्चा करता है। डियर फ्रेंड्स, जीएफआर 2017 पर आधारित क्वेश्चंस है वो भी पूछ लिए जाते हैं। और अगर आपका क्वेश्चन पेपर कठिन बनाया जाएगा, हार्ड बनाया जाएगा, तो रूल भी पूछे जा सकते हैं। आप विकल्प देख लीजिए, कौन सा नियम मूल्य ह्रास या अन्य कारणों से होने वाले नुकसान को बट्टे खाते यानी कि राइट ऑफ लॉसेज ड्यू टू डेप्रिसिएशन और दूसरे कारणों से होते हैं, तो इससे संबंधित कौन सा रूल हो जाएगा। रूल 217, रूल 215, रूल 223, रूल 218। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, रूल 223। डेप्रिसिएशन और दूसरे कारणों से अगर लॉस होते हैं तो राइट ऑफ के लिए कौन सा रूल बनाया गया है, रूल 223 हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 742। व्हाट मोड शुड बी यूज टू डिस्पोज ऑफ सरप्लस और ऑब्सोलीट और अनसर्विसेबल गुड्स ऑफ असेस्ड रेजिडुअल वैल्यू अबव ₹2 लाख। 2 लाख रुपये से अधिक मूल्यांकित अवशिष्ट मूल्य की अधिशेष या अप्रचलित या अनुपयोगी वस्तुओं के निपटान के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर रेजिडुअल वैल्यू दे दी है कि 2 लाख रुपये से अधिक अगर रेजिडुअल यानी कि अवशिष्ट मूल्य की कोई अधिशेष या अप्रचलित या अनुपयोगी वस्तु है तो उसका निपटान करने के लिए कौन सी पद्धति का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। 2 लाख रुपये से अधिक मूल्यांकित अवशिष्ट मूल्य की अधिशेष वस्तु है या अप्रचलित वस्तु है, अनुपयोगी वस्तु है, तो उसका निपटान कौन सी पद्धति से किया जाएगा। आपको अच्छे से ध्यान कर लेना होगा कि रेजिडुअल वैल्यू है वो कितनी है, 2 लाख रुपये से अधिक है। यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑब्टेनिंग बिड्स थ्रू एडवर्टाइज टेंडर और पब्लिक ऑक्शन, मतलब कि आपको इस प्रकार के सरप्लस या ऑब्सोलीट या अनसर्विसेबल गुड्स है जिनकी रेजिडुअल वैल्यू है वो 2 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको एडवर्टाइज टेंडर और पब्लिक ऑक्शन के द्वारा ये माल है वो बेचा जाना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑब्टेनिंग बिड्स थ्रू एडवर्टाइज टेंडर और पब्लिक ऑक्शन। अगला सवाल देख लेते हैं 743। अंडर रूल 217 व्हाट आइटम्स में बी डिक्लेयर्ड सरप्लस और ऑब्सोलीट और अनसर्विसेबल। नियम 217 के तहत किन वस्तुओं को अधिशेष या अप्रचलित या अनुपयोगी घोषित किया जा सकता है, तो रूल पर आधारित है। जीएफआर के रूल है वो भी पूछ लिए जाते हैं। अगर आपके क्वेश्चन को घुमाया जाएगा, क्वेश्चन पेपर को हार्ड बनाया जाएगा, तो जीएफआर के रूल भी पूछ लिए जाएंगे। जीएफआर के रूल 217 के तहत किन वस्तुओं को अधिशेष या अप्रचलित या अनुपयोगी घोषित किया जा सकता है। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। मैं आपको सारे विकल्प पढ़ करके नहीं सुना रहा हूँ, आप विकल्प देख लीजिए, अपने मन में सोच के रखिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। हमारा उत्तर हो रहा है यहाँ पर सी सही हो रहा है। एन आइटम ऑफ नो यूज टू मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, कोई भी आइटम जो मंत्रालय या विभाग में उपयोगी नहीं है, उसका कोई यूज नहीं हो रहा है, तो उसको आप क्या बोल सकते हैं, सरप्लस बोल सकते हैं, ऑब्सोलीट बोल सकते हैं या अनसर्विसेबल बोल सकते हैं। कौन से नियम के तहत, जीएफआर के रूल 217 के तहत इसको सरप्लस, ऑब्सोलीट और अनसर्विसेबल कह सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 744। What should be done if verification reveals unusual or unreasonable shortages of books? यदि सत्यापन से पुस्तकों की असामान्य या अनुचित कमी का पता चलता है तो क्या किया जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब कि आप सैंपल वेरिफिकेशन कर रहे हैं और वहां पर कोई असामान्य या अनुचित कमी का पता लगता है तो आपको क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। आप विकल्प पढ़ के देख लीजिए। आप सैंपल वेरिफिकेशन कर रहे हैं और इस वेरिफिकेशन में कोई अनयूजुअल या अनरीजनेबल शॉर्टेज बुक्स की मिलती है तो आपको क्या करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। कंप्लीट वेरिफिकेशन शैल बी डन,
आप अभी तक क्या कर रहे थे, सैंपल वेरिफिकेशन कर रहे थे। और साथियों, आपको पता है कि सैंपल वेरिफिकेशन कब किया जाता है, जब 50,000 से अधिक किताबें होती हैं। 50,000 से अधिक किताबें हैं तो सैंपल वेरिफिकेशन किया जाता है लाइब्रेरी का। परंतु इस सैंपल वेरिफिकेशन में कोई इस प्रकार की अनयूजुअल या अनरीजनेबल शॉर्टेज मिलती है तो आपको क्या करना होगा, कंप्लीट वेरिफिकेशन करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 745। According to Rule 218, what should be done with certain surplus, obsolete or unserviceable goods such as expired medicines or ammunition? नियम 218 के अनुसार कुछ अधिशेष या अप्रचलित या अनुपयोगी वस्तुओं जैसे कि एक्सपायरी हो चुकी दवाओं या गोला बारूद के साथ क्या किया जाना चाहिए। यानी कि कुछ विशेष आइटम है जो सरप्लस हो गए हैं, ऑब्सोलीट हो गए हैं या अनसर्विसेबल हो गए। कौन से आइटम है, मेडिसिन है, एम्यूनिशंस है, तो रूल 218 के तहत इनका क्या किया जाएगा। ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक होने वाला है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, डिस्पोज ऑफ और डिस्ट्रॉयड इमीडिएटली। कोई मेडिसिन एक्सपायर हो गई है या अम्यूनिशन एक्सपायर हो गया है तो तुरंत उसको क्या करना है, डिस्पोज ऑफ करना है, डिस्ट्रॉय करना है, नष्ट करना है। और इसके लिए जीएफआर का कौन सा रूल एप्लीकेबल हो जाएगा, रूल 218 के तहत आप तुरंत डिस्पोज कर दीजिए या डिस्ट्रॉयड कर दीजिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, एनवीएस स्कीम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है धौलागढ़ माता सीरीज। अगर आपको धौलागढ़ माता सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को बताइए और कमेंट भी कर सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 746। What type of losses should be duly recorded and adjusted where necessary under Rule 223(1)? नियम 223(1) के तहत किस प्रकार के नुकसान को विधिवत दर्ज किया जाना चाहिए और जहां आवश्यक हो वहां समायोजित किया जाना है। यहाँ पर बताया गया है कि जीएफआर का रूल 223(1) के तहत किस प्रकार के नुकसान को विधिवत दर्ज किया जाना चाहिए और जहां भी आवश्यक हो उसको समायोजित किया जाना चाहिए। कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑल प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ड्यू टू रिवैल्यूएशन, स्टॉक टेकिंग और अदर कॉजेज। यानी कि कुछ इस प्रकार के लॉसेज होते हैं जैसे कि रिवैल्यूएशन हुआ, पुनर्मूल्यांकन किया तो लॉस हुआ, या स्टॉक टेकिंग है, स्टॉक लेन देन में कोई नुकसान आता है, या दूसरे कॉजेज होते हैं। तो जीएफआर के रूल 223(1) के तहत उनको विधिवत दर्ज किया जाएगा और समायोजित भी किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 747। How often should complete physical verification of books be done for libraries having not more than 20,000 volumes as per Rule 215? नियम 215 के अनुसार 20,000 से कम पुस्तकों वाले पुस्तकालयों में पुस्तकों का पूर्ण भौतिक सत्यापन कितनी बार किया जाना चाहिए। कंडीशंस यहाँ पर बताई गई हैं कि 20,000 से कम किताबें हैं, तो 20,000 से कम किताबें हैं उनके लिए फिजिकल वेरिफिकेशन कितने बार होना चाहिए साल में। और इसके लिए जीएफआर का रूल कौन सा है, रूल 215 के तहत 20,000 से कम किताबें अगर किसी पुस्तकालय में है तो स्टॉक वेरिफिकेशन कितनी बार किया जाना चाहिए। ऑप्शन आप देख लीजिए, एवरी ईयर, सैंपल फिजिकल वेरिफिकेशन एट रैंडम इंटरवल्स, नॉट रिक्वायर्ड, वंस इन 3 ईयर्स। कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, एवरी ईयर। हर साल आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा क्योंकि किताबें कितनी है, 20,000 से कम है। और इसके लिए रूल भी आप ध्यान रखिए, जीएफआर के रूल 215 के तहत हर साल फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 748। अंडर रूल 217 हु शुड बी इन पोजीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एज ए रिसाइकलर, प्री प्रोसेसर एजेंसी फॉर द सेल ऑफ हैजार्डस वेस्ट, स्क्रैप बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। नियम 217 के तहत खतरनाक अपशिष्ट, स्क्रैप बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट की बिक्री के लिए रिसाइकलर या प्री प्रोसेसर एजेंसी के रूप में पंजीकरण किसके पास होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर खतरनाक अपशिष्ट है या स्क्रैप बैटरी है, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट है, तो उनकी बिक्री के लिए रिसाइकलर या प्री प्रोसेसर एजेंसी के रूप में पंजीकरण किसके पास में होना चाहिए नियम 217 के तहत। ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, प्रोस्पेक्टिव बिडर्स। प्रोस्पेक्टिव बिडर के पास में रिसाइकलर के रूप में या प्री प्रोसेसर के रूप में पंजीकरण होना चाहिए। कौन से आइटम के लिए, खतरनाक अपशिष्ट है, हैजार्डस वेस्टेज है, या स्क्रैप बैटरी है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम। और इसके लिए जीएफआर का रूल कौन सा बोलता है, 217 बोलता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 749। What type of goods should be disposed of or destroyed immediately under Rule 218?
नियम 218 के तहत किस प्रकार के सामान का तुरंत निपटान या नष्ट किया जाना चाहिए? आप ऑप्शन देख लीजिए। जीएफआर के रूल 218 के तहत किस प्रकार के सामान का तुरंत निपटान और नष्ट किया जाना जरूरी हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। एक्सपायर्ड मेडिसिन है, फूड ग्रेन्स है, एम्यूनिशन है। मतलब कि जीएफआर के रूल 218 में ये बताया गया है, निर्देश दिया गया है कि कोई मेडिसिन एक्सपायर हो जाती है, फूड ग्रेन खराब हो जाता है, ये एम्यूनिशन एक्सपायर हो जाती है, खराब हो जाता है, तो क्या करना चाहिए? उसका तुरंत निपटान किया जाना चाहिए, उसको तुरंत नष्ट किया जाना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन पेपर को हार्ड बनाया जाएगा तो ये रूल भी पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 750। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस शुड फॉर्मल अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस बी ऑब्टेन्ड एज पर रूल 223(1)। नियम 223(1) के अनुसार हानि के संबंध में सक्षम प्राधिकारी की औपचारिक मंजूरी किन परिस्थितियों में प्राप्त की जानी चाहिए? लॉसेज ड्यू टू डेप्रिसिएशन, लॉसेज ड्यू टू रिवोल्यूशन, स्टॉक टेकिंग और अदर कॉजेज, डैमेज्ड गुड्स, स्टाफ शॉर्टेज। नियम 223(1) के अनुसार अगर हानि होती है तो सक्षम प्राधिकारी को औपचारिक मंजूरी किन परिस्थितियों में प्राप्त की जानी चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। लॉसेज ड्यू टू रिवोल्यूशन मतलब कि पुनर्मूल्यांकन करने से कोई लॉस होता है, या स्टॉक टेकिंग है, स्टॉक का लेन देन किया जाता है तो कोई हानि हो जाती है, या दूसरे इसी संबंध में हानि हो जाती है, तो क्या करना चाहिए? सक्षम प्राधिकारी की औपचारिक मंजूरी लेकर के उसको राइट ऑफ कर देना चाहिए, उसको समायोजित कर लेना चाहिए। इसके लिए जीएफआर का रूल कौन सा बताया गया है? नियम 223(1) बनाया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, एनवीएस स्कीम पर क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है धौलागढ़ माता सीरीज। धौलागढ़ माता सीरीज एनवीएस के सारे टॉपिक कवर कर रही है। अगर आपको धौलागढ़ माता सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बताइए, कमेंट भी आप कर दीजिए। नया सवाल देख लेते हैं 751। व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ लॉस अदर देन डेप्रिसिएशन एज पर रूल 223(3)। नियम 223(3) के अनुसार मूल्य ह्रास के अलावा नुकसान के क्या कारण हो सकते हैं? मूल्य ह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन आपने देखा कि कीमत की मूल्य की हानि हो जाती है, उसके अलावा नुकसान कौन से कारणों से हो सकता है? लॉसेज ड्यू टू डेप्रिसिएशन, लॉसेज ड्यू टू रिवोल्यूशन, स्टॉक टेकिंग और अदर कॉजेज, लॉसेज ड्यू टू थेफ्ट और फ्रॉड, नेग्लेक्ट, डैमेज, लॉसेज ड्यू टू शॉर्टेज स्टाफ। जीएफआर के रूल 223(3) के अनुसार मूल्य ह्रास के अलावा यानी कि डेप्रिसिएशन के अलावा कौन से कारणों से लॉस हो सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। लॉसेज ड्यू टू थेफ्ट, फ्रॉड, नेग्लेक्ट और डैमेज की वजह से हो सकता है। हानि होने के बहुत सारे कारण होते हैं, डेप्रिसिएशन से हो सकते हैं, लेन देन से हो सकते हैं, आदान प्रदान से हो सकते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। अगर लॉसेज होते हैं चोरी की वजह से, धोखाधड़ी की वजह से, या लापरवाही की वजह से, या डैमेज होने की वजह से, तो उनके लिए कौन सा रूल बताया गया है? नियम 223(3) बनाया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। इसके अनुसार उसको निपटान किया जाएगा इस प्रकार के लॉसेज को। अगला सवाल देख लेते हैं 752। व्हाट एक्शन शुड बी टेकन फॉर लॉसेज नॉट ड्यू टू डेप्रिसिएशन एज पर रूल 223(3)। नियम 223(3) के अनुसार मूल्यांकन के अलावा होने वाले नुकसान के लिए क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? नुकसान है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देख लिया, थेफ्ट की वजह से, फ्रॉड की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से, डैमेज की वजह से नुकसान हुआ है, तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ऑप्शन आप देख लीजिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? नियम 223 के तहत अगर मूल्य ह्रास के अलावा कोई नुकसान होता है, और नुकसान किस कारण से होता है इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा है, तो इस प्रकार की कार्रवाई की वजह से नुकसान होता है तो क्या करेंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। एप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी एक्शन शुड बी टेकन। जो भी चोरी के लिए या धोखाधड़ी के लिए या लापरवाही के लिए या डैमेज के लिए जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 753। Who has the power to declare an item as surplus or obsolete or unserviceable under rule 217। नियम 217 के तहत किसी वस्तु को अधिशेष या अप्रचलित या अनुपयोगी घोषित करने की शक्ति किसके पास में है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप विकल्प देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू परचेज द आइटम। बहुत ही गजब की बात बताई गई है। जो भी अथॉरिटी सामान खरीदने की शक्ति रखती है वो आइटम को अधिशेष घोषित कर सकती है,
अप्रचलित घोषित कर सकती है, अनुपयोगी घोषित कर सकती है, क्योंकि जिसके पास में खरीदने की शक्ति है तो उसको वो क्या कर सकती है, सरप्लस कर सकती है, ऑब्सोलीट कर सकती है, अनसर्विसेबल घोषित कर सकती है। इसके लिए जीएफआर का रूल कौन सा बोलता है? रूल 217 बोलता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। जो खरीद सकता है वही अधिशेष, अप्रचलित और अनुपयोगी घोषित कर सकता है। अगला सवाल देख लेते हैं 754। विच ऑफिसर ऑफ एनवीएस हेडक्वार्टर्स हैज बीन एंट्रस्टेड विद द पावर्स टू राइट ऑफ लाइब्रेरी बुक्स? गजब का एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बोल दीजिए। एनवीएस मुख्यालय के किस अधिकारी को पुस्तकालय की पुस्तकों को बट्टे खाते में डालने की शक्तियां सौंपी गई है? द जॉइंट कमिश्नर, द डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस, द असिस्टेंट कमिश्नर फाइनेंस, द डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन। एनवीएस मुख्यालय के किस अधिकारी को पुस्तकालय की पुस्तकों को बट्टे खाते यानी कि राइट ऑफ करने की शक्ति है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, द जॉइंट कमिश्नर। जेसीएनवीएस को ये पावर दी गई है कि वो पुस्तकालय की पुस्तकों को राइट ऑफ कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 755। Who will be included in the committee to initiate the process of condemnation and disposal of items at JNV level as per GFR Rule 217 second? जीएफआर नियम 217(2) के अनुसार जेएनवी स्तर पर वस्तुओं के निस्तारण और निपटान की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कमेटी में किसे शामिल किया जाएगा? ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर होगा। प्रिंसिपल ऑफ द जेएनवी चेयरमैन, प्रिंसिपल ऑफ ए नियर बाई जेएनवी मेंबर, वाइस प्रिंसिपल, स्टॉक होल्डर, स्टोर कीपर मेंबर, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, एसएसए मेंबर सेक्रेटरी। जीएफआर 217(2) के अनुसार जेएनवी स्तर पर वस्तुओं के निस्तारण और निपटान की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कमेटी में किसे शामिल किया जा सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। प्रिंसिपल ऑफ द जेएनवी वो चेयरमैन होंगे और नियर बाई जेएनवी के प्रिंसिपल मेंबर शामिल किए जाएंगे। अगर आइटम 2 लाख रुपए से अधिक डिस्पोज करने के लिए रखा गया है तो नियर बाई जेएनवी के प्रिंसिपल को मेंबर रखा जाएगा। इसके साथ में वाइस प्रिंसिपल मेंबर के रूप में कार्य करेंगे, स्टॉक होल्डर कार्य करेंगे, स्टोर कीपर है वो भी मेंबर के रूप में कार्य करेंगे, और ओएस और एसएसए है वो मेंबर सेक्रेटरी होंगे। तो आप इसमें कैलकुलेट कर लीजिए जेएनवी लेवल के कंडमनेशन और डिस्पोजल कमेटी में कितने मेंबर हो जाएंगे। वेन्यू जेएनवी के प्रिंसिपल है वो चेयरमैन होंगे, साथ में नियर बाई जेएनवी के प्रिंसिपल को मेंबर के रूप में लगाया जाएगा। वाइस प्रिंसिपल होंगे, इसके साथ में स्टॉक होल्डर होंगे, इसके साथ में स्टोर कीपर होंगे, ये मेंबर के रूप में कार्य करेंगे, और साथ में ओएस या एसएसए है वो मेंबर सेक्रेटरी के रूप में कार्य करेंगे। टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे जेएनवी लेवल के कंडमनेशन कमेटी में? टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। ये भी आप ध्यान रखिए। यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, एनवीएस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है धौलागढ़ माता सीरीज। अगर आपको धौलागढ़ माता सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबा दीजिए, आप कमेंट भी कर दीजिए, और उचित लगता है तो अपने मित्रों को भी बता दीजिए। अगला सवाल देख लेते हैं 756। कंडमनेशन प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड एट जेएनवी लेवल इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। हाउएवर अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन कंडमनेशन बी रिपीटेड इन द सेम फाइनेंशियल ईयर? गजब का ही क्वेश्चन है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जेएनवी स्तर पर निस्तारण प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, तथापि किस परिस्थिति में उसी वित्तीय वर्ष में निस्तारण प्रक्रिया दोहराई जा सकती है? क्वेश्चन में आपको सूचना भी दे दी गई है, इन्फॉर्मेशन भी दे दी गई है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आप निस्तारण प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं, और आपने जेएनवी लेवल पर कंडमनेशन कर लिया है तो किन परिस्थितियों में फिर से कंडमनेशन प्रोसेस को दोहराया जा सकता है, यानी कि दोबारा कंडमनेशन प्रक्रिया की जा सकती है, कौन सी परिस्थितियों में? ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ए है व्हेनेवर जेएनवी रिक्वायर्स कंडमनेशन, फॉर दिस द स्टॉक वेरिफिकेशन विल बी डन वंस अगेन। बहुत ही बड़ी बात बताई गई है। अगर जेएनवी ऐसा उचित समझती है, उसको ऐसा लगता है कि कंडमनेशन फिर से किया जाना आवश्यक है, और अगर कंडमनेशन आपने फिर से शुरू किया है तो कंडमनेशन से पहले आपको स्टॉक वेरिफिकेशन फिर से करना होगा। एक बार आप कर चुके हैं तो दोबारा से सारा प्रोसेस है वो करनी होगी। दोनों ही विकल्प है वो ठीक हो जाएंगे। अगला सवाल देख लेते हैं 757। Why should the competent authority decide to dispose of surplus or obsolete or unusable items including waste whose value is less than ₹2 lakh? सक्षम प्राधिकारी को अपशिष्ट सहित अधिशेष या अप्रचलित या अनुपयोगी वस्तुओं का निपटान करने का निर्णय क्यों लेना चाहिए जिनका मूल्य 2 लाख रुपए से कम है? 2 लाख रुपए से अधिक कोई वस्तु का मूल्य है तो आपको एडवर्टाइज टेंडर करना होगा, पब्लिक ऑक्शन करना होगा,
परंतु यहाँ बताया गया है कि 2 लाख रुपए से कम की कोई वस्तु है जो अधिशेष हो गई है, अप्रचलित हो गई है, अनुपयोगी हो गई है, तो उनके निपटान करने का निर्णय क्यों लेना होगा सक्षम प्राधिकारी को? ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। सक्षम प्राधिकारी अपशिष्ट सहित अधिशेष या अप्रचलित या अनुपयोगी वस्तुओं का निपटान करने का निर्णय क्यों लेता है जिनका मूल्य 2 लाख रुपए से कम है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। टू अवॉइड अकोमुलेशन ऑफ सच गुड्स, यानी कि कचरे का ढेर हो सकता है, इकट्ठे हो जाएंगे अधिशेष, अप्रचलित, अनुपयोगी वस्तु। इसके साथ में एज ए रिजल्ट सच आइटम्स कॉज ब्लॉकेज ऑफ स्पेस, वो जगह घेरेंगे, कचरे का ढेर हो जाएगा, पहाड़ हो जाएगा, इस वजह से भी उसका निपटान करना होगा। और इसके साथ में टू अवॉइड डिटीरियोरेशन इन वैल्यू ऑफ गुड्स, यानी कि उनकी कीमत है वो भी घट जाएगी। तो पहली कंडीशन है कि बहुत ज्यादा इकट्ठे होने लगेंगे इस प्रकार के आइटम, और साथ में वो स्पेस घेरेंगे और उनकी कीमत है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो क्या करना होगा? उनका निपटान करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 758। What should be ensured for disposal, destroying of currency, negotiable instruments, receipt books, stamps, security press, etc., which involve security concerns? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मुद्रा या परक्राम्य लिखतों, रसीद पुस्तकों, टिकटों, सुरक्षा प्रेस आदि के निपटान या नष्टीकरण के लिए क्या सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिनमें सुरक्षा संबंधी चिंताएं शामिल हैं? यहाँ पर बताया गया है कि करेंसी है या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है या रिसिप्ट बुक्स है, स्टैम्प्स है, सिक्योरिटी प्रेस है। तो जरूरी जो चीजें हैं जिनमें सिक्योरिटी इश्यूज भी शामिल होते हैं, उनको निपटान करने का नष्टीकरण के लिए क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन आप देख लीजिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ओनली ए एंड बी। टू एंश्योर कंप्लायंस विद रूल्स रिलेटिंग टू ऑफिशियल सीक्रेट्स, मतलब कि ऑफिशियल सीक्रेट्स के जो रूल है उनका कंप्लायंस, उनका पालन होना जरूरी है, क्योंकि ये ऑफिशियल सीक्रेट के मैटर हैं। करेंसी है या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है, रिसिप्ट्स है, स्टैम्प्स है, सिक्योरिटी प्रेस के कोई भी आइटम है, तो ऑफिशियल सीक्रेट्स का इनमें ध्यान रखना होगा निपटान करने से पहले। इसके साथ में फाइनेंशियल प्रूडेंस शुड बी कीप इन माइंड, वित्तीय बुद्धिमत्ता को भी आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी करेंसी को नष्ट कर रहे हैं या रिसिप्ट बुक्स को कर रहे हैं या स्टैम्प्स को कर रहे हैं या सिक्योरिटी प्रेस को कर रहे हैं, उसके साथ में जो वित्तीय हानि होने की संभावना है, तो आपको फाइनेंशियल प्रूडेंस देखना होगा, वित्तीय बुद्धिमत्ता के साथ में इन चीजों को नष्ट करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ओनली एंड बी। अगला सवाल देख लेते हैं 759। हाउ ओपन शुड सैंपल फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स बी डन फॉर लाइब्रेरीज हैविंग मोर देन 50,000 वॉल्यूम्स एज पर रूल 215? बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है। जीएफआर नियम 215 के अनुसार 50,000 वॉल्यूम से अधिक पुस्तकों वाले पुस्तकालयों में पुस्तकों का सैंपल भौतिक सत्यापन कितनी बार किया जाना चाहिए? once in 2 years, an interval of not more than 3 years, once in 5 years, at least once a year। जीएफआर के नियम 215 के अनुसार 50,000 वॉल्यूम से अधिक की कोई पुस्तकालय है तो पुस्तकों का सैंपल भौतिक सत्यापन कितनी बार किया जाना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, एन इंटरवल ऑफ नॉट मोर देन 3 years। मतलब कि सैंपल वेरिफिकेशन आपको करना है तो सैंपल वेरिफिकेशन करते समय आपको ध्यान रखना है कि 3 वर्ष में एक बार ये हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सैंपल वेरिफिकेशन हर साल करना है या 5 साल में करना है, 10 साल में करना है। सैंपल वेरिफिकेशन है हर 3 साल में करना होगा, क्योंकि यहाँ पर पुस्तकें कितनी है? 50,000 से अधिक पुस्तकें किसी पुस्तकालय में है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। और साथियों देख लेते हैं एनवीएस स्कीम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 39 का अंतिम सवाल 760। व्हाट आर द जनरल प्रोसीजर्स फॉर डीलिंग विद सब्जेक्ट्स नॉट कवर्ड इन द एनवीएस गाइडलाइंस? एनवीएस दिशा निर्देशों में शामिल नहीं किए गए विषयों से निपटान के लिए सामान्य प्रक्रियाएं क्या है? मतलब कंडमनेशन और डिस्पोजल के लिए एनवीएस ने दिशा निर्देश बनाए गए, परंतु कुछ बातें इन दिशा निर्देशों से अगर छूट जाती है, शामिल नहीं किए जाते, तो उन विषयों का निपटान कैसे किया जाएगा? उसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर होगा। रेफर देम टू द डिप्टी कमिश्नर, डीम देम इनएप्लीकेबल, इग्नोर देम एज पर प्रोविजंस ऑफ करंट जीएफआर। तो एनवीएस दिशा निर्देशों में शामिल नहीं किए गए विषयों से निपटने के लिए सामान्य प्रक्रिया क्या होगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, एज पर प्रोविजंस ऑफ करंट जीएफआर। जो भी जनरल फाइनेंशियल रूल्स होंगे उनके तहत कंडमनेशन और डिस्पोजल किया जाएगा। अगर कोई आइटम के लिए एनवीएस ने दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं तो जो जीएफआर है उनके तहत डिस्पोजल किया जाएगा, डील किया जाएगा आइटम को।
सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस तरीके से साथियों धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 39 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 760 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए और ये सभी क्वेश्चंस है एनबीएस स्कीम के सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जैसे कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इनमेट्स है, मेस मैनेजमेंट, हॉस्टल मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, एडमिशन इन जेएनवीज, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एचएम, एएचएम, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ओएस, साथ में ट्रांसफर पॉलिसी और दूसरे सभी टॉपिक है इसमें कवर किए जा रहे। अगर आपने धौलागढ़ माता सीरीज के सारे क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। डियर फ्रेंड्स, कंडमनेशन और डिस्पोजल पर आधारित क्वेश्चन सीरीज धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 39 के क्वेश्चंस अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।